जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एकक 13 चैप्टर का नाम है एमीन। आज हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के 10 एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। आज हम लोग 10 प्रश्नों को कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं। तो एमसीक्यू का हम लोग 13वां सीरीज यानी 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा 3 डिग्री एमीन है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको कौन सा 3 डिग्री एमीन का उदाहरण है। तो आईपीएसी नाम दिया है या जनरल नाम दिया है, उनमें से आपको छांटना आना चाहिए। तो इसमें ट्राई एथिल एमीन क्या है, टर्शियरी एमीन का क्या है, एग्जाम्पल है। कैसे है, आइए संरचना देखकर सबको समझते हैं। जो पहला ऑप्शन था 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिल एमीन, तो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन का देखिए संरचना है और नाइट्रोजन से कितना कार्बन डायरेक्ट लगा है, एक। तो ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। और दूसरा ऑप्शन में क्या दिया था, दिया है N के साथ C2H5 होल थ्राइस, तो N के साथ 3 कार्बन लगे हैं, तो ये 3 डिग्री एमीन है। और यहाँ पर देखिए N के साथ कितने कार्बन लगा है, एक, तो ये प्राथमिक एमीन है। जब N चौथे में देखिए N मेथिल एनिलीन में कितने कार्बन लगे हैं, 2 डायरेक्ट, तो ये सेकेंडरी एमीन है। तो इस तरह से संरचना और संरचना के बाद उसमें कितने कार्बन डायरेक्ट लगे हैं उसको देखकर आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को बता पाएंगे। हाँ, उसका आईपीसी नाम से संरचना बनाना, संरचना से आईपीसी नाम लिखना आपको आना चाहिए। तो सेकेंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NCNHCH3 का सही आईपीसी नाम। देखिए आईपीसी नाम मैं कह रहा था, आईपीसी नाम आ गया फिर से। तो इसमें आईपीसी नाम कैसे करते हैं, देखिए 4 कार्बन में बीच में आ गया नाइट्रोजन, तो इस चेन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। जब डिस्टर्ब कर दिया तो उसका नाम पहले दे दीजिए, उसको N से जोड़कर नाम दे दीजिए। तो N मेथिल को, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। N मेथिल, एक कार्बन के लिए मेथिल। अब उसके बाद कितने कार्बन का चेन बचता है, 3। 3 में भी डबल बॉन्ड है, तो N मेथिल प्रोप 2, 1 2 3, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन एमीन। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ये 4 में। देखिए N मेथिल प्रोप 2 इन एमीन। इस तरह से आप एमीन का जनरलाइज आईपीसी नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होता जाएगा। जेली विलयन में निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है। देखिए ध्यान से आप समझेंगे कि जेली विलयन में है कि गैसीय अवस्था में है। जेली विलयन में यदि आपका जो नाइट्रोजन के साथ लगा है मेथिल है तो क्या ऑर्डर होता है, और जब नाइट्रोजन के साथ एथिल ग्रुप लगा है यानी एल्किल ग्रुप, क्या करते हैं, जेली विलयन हो या गैसी विलयन, गैसी माध्यम, दोनों में नाइट्रोजन क्या होता है, लोन पेयर देकर या H+ लेकर क्षारीय प्रवृत्ति को शो करता है। और जब मेथिल ग्रुप लगे होते हैं तब 3 2 1 3 ये ऑर्डर होता है, यानी सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर टर्शियरी। और जब एथिल ग्रुप लगे होते हैं तो क्या करते हैं, 231, ठीक है, 3 2 3 2 3 1, 2 3 1 का मतलब सेकेंडरी सबसे अधिक होता है दोनों केस में। प्राइमरी वाला मेथिल केस में स्ट्रांग होगा और सेकेंडरी टर्शियरी वाला प्राइमरी से एथिल केस में होगा। तो वो जब आएगा तब आएगा। अभी तो क्या है, किस ऑप्शन के अनुसार जाना है। तो ये देखिए सेकेंडरी एमीन जो होता है जेली विलयन में सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल की तरह, प्रबल क्षार की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो N मेथिल एमीन है इसमें CH3 ग्रुप दे रहा है लेकिन बेंजीन ग्रुप खींच रहा है, और यहाँ पर भी खींचने वाला समूह है। और ये जो है मेथिल ग्रुप वो सबसे प्राइमरी एमीन है, इसलिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा तीसरा वाला, इन चारों में तीसरा वाला सबसे अधिक क्षारीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम ब्रांस्टेड क्षार है। दुर्बलतम पूछा है, ना कि प्रबलतम। और क्षार का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, लेविस के अनुसार क्या होता है, क्षार होता है, या लॉरी ब्रांस्टेड के अनुसार H+ लेता है। दोनों का परिभाषा अलग अलग टर्म में है लेकिन मतलब एक ही है। क्षार कौन है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, या लॉरी ब्रांस्टेड के अनुसार क्या है, H+ जो लेता है। तो लेविस और लॉरी दोनों सही अपनी अपनी जगह पर हैं। तो यहाँ पर एमीन क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन सबसे धीमी कौन, H+ लेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो यहाँ पर पहला है एनिलीन, दूसरा है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन हुआ। इसमें देखिए साइक्लोहेक्सिन एमीन है, साइक्लोहेक्सेन एमीन है, और चौथा है मेथिल एमीन। तो देखिए ये सभी के सभी क्षार हैं, लेकिन सब चौथा जो पहला ऑप्शन है एनिलीन वो सबसे दुर्बलतम क्षार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेंजीन में से जब डिलोकलाइजेशन शुरू होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में चला जाता है। वो देने के बजाय किस में दे देता है, बेंजीन रिंग में, यानी किसी को देने के बजाय जब वो क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है तो किसी को देगा और H+ ले सकता है, लेकिन वो उसका लोन पेयर बिजी हो जाता है, किसमें, लोन पेयर देकर रिंग में चला जाता है, इसलिए वो सबसे दुर्बलतम क्षार है। कौन, एनिलीन। कौन है, एनिलीन सबसे दुर्बलतम क्षार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। बेंजील एमीन का निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार एल्किल
एल्किलन किया जा सकता है। शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता रहा है, लेकिन आप लोग और इंग्लिश और हिंदी दोनों पर बराबर फोकस करते रहिएगा। चलिए, बेंजिल एमीन को RX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो C6H5CH2NHR यानी R ग्रुप क्या हो जाता है, एक H हट के R ग्रुप आ जाता है, यानी एल्किल ग्रुप का नाइट्रोजन के साथ जाना एल्किलन कहलाता है। एल्काइलेशन, हिंदी में एल्किलन कहा रहा है, इंग्लिश में एल्काइलेशन करेंगे। अब ये एल्काइलेशन बता रहा है कि ऐसा क्रिया विधि में निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो जो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो एल्काइलेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये देखिए, CH3 से जब बियर हटेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, यानी मेथिल कार्बोकेटायन बनेगा, और इससे निकलेगा तो फेनिल कार्बोकेटायन बहुत ही अनस्टेबल रहेगा। जबकि बेंजिल कार्बोकेटायन जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा जब बियर निकलेगा। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रियाशील होगा, यानी सबसे अधिक क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में वही जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन के द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभिकर्मक अच्छा चयन नहीं होगा। अभिकर्मक अच्छा चयन नहीं होगा, क्या पूछ रहा है, एकदम उल्टा सीधा भी आपको घुमा सकता है, कभी अच्छा पूछता है कभी अच्छा चयन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, एरिल नाइट्रो यौगिक को किस में बदलना है, एमीन में। नाइट्रो का मतलब जब बेंजीन में क्या है, बेंजीन में को एरिल कह सकते हैं। NO2 मान लीजिए है, NO2 को किस में बदलना है, एनिलीन में, मान लो एमीन में, ठीक है, NH2, ठीक है। तो ये बदलने के लिए इनमें से कौन सा रिएजेंट सूटेबल नहीं होगा। पहला ऑप्शन है H2 अधिक के PT, यानी PT की उपस्थिति में H2 अधिक पास करते हैं, ये कर सकते हैं। ईथर में LiAH, ये नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बता रहा हूँ। Fe और HCl कर सकते हैं, SN और HCl कर सकते हैं, यानी चारों में ईथर में लिथियम एल्युमिनियम टेट्राइडाइड को नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रो को एनिलीन में न बदलकर ये एजाइड बना लेता है, यानी ए जो बना लेता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना देता है, जो एक अलग तरह का क्या है, रंगायुक्त पदार्थ होता है, यानी एक कह सकते हैं कि कलर्ड डाइज बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज सूटेबल ही नहीं है। ये कैसे बनाते हैं आप इसको अच्छे से एक बार बुक में देख लीजिएगा। मैंने ऑप्शन आपको बता दिया कि नाइट्रो से एनिलीन बेंजीन वाले जो नाइट्रोबेंजीन होते हैं या एरोमेटिक नाइट्राइट होंगे, उनको एनिलीन में या एमीन में कन्वर्ट LiAlH4 द्वारा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न 7वां, एल्किल हैलाइड से कार्बन श्रृंखला में CH2 समूह जोड़ते हुए प्राथमिक एमीन का विरचन करने के लिए वह अभिकर्मक जो नाइट्रोजन के स्रोत की तरह प्रयुक्त होता है, कौन सा इसमें है। ठीक है, बहुत शुद्ध हिंदी हो गया है। ठीक है, CH2 ग्रुप जोड़ना है और एमीन बनाना है। ठीक है, CH2 ग्रुप जोड़ते हुए प्राइमरी एमीन बनाने के लिए, विरचन मतलब बनाने के लिए कौन सा नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रयुक्त किया जाता है। तो ये मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना है, पोटेशियम साइनाइड। क्या है, पोटेशियम साइनाइड। कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं, रटने वाले, कुछ समझने वाले, कुछ ज़्यादा ही समझने वाले। अगला प्रश्न 8वां, एमीन के गैब्रियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है। तो देखिए, ये बहुत नेम रिएक्शन में जब जाएंगे तो आपको नेम रिएक्शन का पूरा A to Z याद होना चाहिए। गैब्रियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के लिए स्रोत क्या होता है, तो ऑप्शन के अनुसार सोडियम एजाइड नहीं, सोडियम नाइट्राइट नहीं, केसियन पोटेशियम साइनाइड नहीं। अभी ऊपर वाले के लिए पोटेशियम साइनाइड था सोर्स, लेकिन इसके लिए नहीं, क्योंकि नाम दे दिया है गैब्रियल संश्लेषण। तो इसके लिए क्या होता है, पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलामाइड क्या संरचना होती है, बेंजीन से। ठीक है, जब अगल बगल कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। इसको क्या करते हैं, अमोनिया के साथ गर्म कर देते हैं तो ये थैलामाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, पोटेशियम थैलामाइड। यानी ये छट जाएंगे OH और ये बन जाएगा इस तरह से, कैसे, ऐसे, बेंजीन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N माइनस आ जाएगा, K प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है पोटेशियम थैलामाइड। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न क्या है, अभिकर्मकों के दिए हुए समूह में सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, इनमें से साटना है। तो सर्वाधिक उपयुक्त की बात कर रहा है, कौन सा, सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए। तो देख लीजिए, ये 2 डिग्री RBr प्लस NH3 नहीं, RBr सेकेंडरी है, यानी एल्किल हैलाइड जो है सेकेंडरी है, और NaCN का पश्चात रिडक्शन करते हैं नहीं। प्राइमरी एनिलीन है और एल्डिहाइड के पश्चात क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो ये ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, इसको रिएक्शन के थ्रू देख लीजिए। ये प्राइमरी एमीन है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसका क्या कराते हैं, पहले अपचयन कराते हैं। अपचयन कराएंगे यानी जब O इसका निकल जाएगा, H2 इसका निकल, 2 हाइड्रोजन इसका, तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, ये देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा, H2, यहाँ से क्या निकलेगा, O, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या बनेगा, 2 डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया जाएगा, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी एमीन बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न, आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा, 2 फेनिल
प्रोपेनामाइड को 2 फेनिल प्रोपिन एमीन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक है। क्या गजब के एनसीईआरटी के प्रश्न होते हैं। अभी आपने देखा था नाइट्रो को एमीन में बदलने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ पूछ रहा है सर्वोत्तम अभिकर्मक कौन सा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ही प्रश्न, एक ही आंसर, दो जगह दो तरह के स्वरूप में यूज होता है। आदिक में H2 यूज हो सकता है, नहीं यूज हो सकता। जली NaOH में Br2, ये तो हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये तो कार्बन की संख्या में कमी कर देता है, जबकि यहाँ पर प्रोपेन, यहाँ पर प्रोपेन, यानी कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं है। तो फेनिल प्रोपेनामाइड से एमाइड से फेनिल एमीन बन रहा है, तो कार्बन की संख्या में कमी कर देता है हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये नहीं हो सकता। लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन, ये भी नहीं हो सकता। ईथर में AlIAlH4, ये यूज करके हम प्रोपेनामाइड से एमाइड्स को एमीन में बदल सकते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था, ये किस रिएक्शन में, हाँ इस रिएक्शन में। देखिए छठे में प्रश्न क्या था कि हम नाइट्रो को एमीन में नहीं बदल सकते हैं इसकी उपस्थिति में। क्या बन जाता था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यानी एजो ग्रुप बन जाता है, डाइज बन जाता है। जबकि यही चीज़ एमाइड को, यहाँ एमाइड को एमीन में बदल सकता है बिना कार्बन की संख्या में कमी किए। इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 10 प्रश्न विथ कंसेप्ट आपने सीखा। आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने अपनी तरफ से काम किया, आप अपनी तरफ से कितना काम कर रहे हैं और इस वीडियो के प्रति आपका क्या सुझाव है, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।